Hello students, today I bring for you new chapter, that is class 10th control and coordination chapter from biology. Previously I have made the topic of the life process in both two part 1 and part 2, but in this chapter we will complete this chapter in only a single part. So let's start. What is control and coordination? In organism, many movements are responses to changes in the environment or to huge changes in environment. किसी भी ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे मूवमेंट होते रहते हैं, या तो वो बदलाव एनवायरनमेंट के लिए होता है या फिर उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए होता है. प्लांट ग्रो आउट इन द सनशाइन, चिल्ड्रन गेट्स प्लेजर एंड फन आउट ऑफ स्विंग, buffaloes chew cud for better digestion, falling light on eye or touching a hot object causes responses. These are some movements. Okay, such movements are controlled and coordinated by specialized tissue. Also they are connected to recognition of various events in the environment. तो जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया गया है मूवमेंट्स, ये सारे पार्टिकुलर टिश्यू के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं और प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट होते हैं. उसके बारे में आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर है. नेक्स्ट, एनिमल द नर्वस सिस्टम. फर्स्ट एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्लांट्स के बारे में आएंगे. एनिमल्स देखो, इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू. कौन कोऑर्डिनेट करता है? मेनली आपका नर्वस टिश्यू होता है, उसके बाद मस्कुलर टिश्यू आता है. ओके, नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स दैट आर कॉल्ड न्यूरॉन्स. नर्व सेल के बारे में आप 9th में पढ़ा है, थोड़ा बहुत आपको जानकारी है इसके बारे में. इट कंडक्ट इंफॉर्मेशन दैट इज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ये मैसेज को पहुंचाता है, जिसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहा जाता है. जैसे कि आप बैठ के वीडियो देख रहे हो, आपकी पैर में मान लो एक मॉस्किटो ने बाइट किया, मच्छर ने काटा आपकी पैर में, तो क्या होगा? आपको वो जो फील होता है कि हाँ मच्छर काट रहा है आपके पैरों में, वो जो सेंसेशन होता है वो कैसे आया ब्रेन के पास? ना इसी नर्व सेल के पास आया. ओके, जिसे वीडियो देखते हुए आप मुझे सुन रहे हो, देख पा रहे हो, ये भी यही न्यूरॉन्स होते हैं, इस पार्टिकुलर मैसेज को पहुंचाते हैं ब्रेन के पास. ओके, सम नर्व सेल हैव स्पेशलाइज्ड टिप कॉल्ड रिसेप्टर्स. सबके पास नहीं होता, ये कुछ ही नर्व सेल के पास होता है रिसेप्टर्स, जो बाहर की सेंस को रिसीव करेंगे. ओके, दे आर यूजुअली लोकेटेड इन द सेंस ऑर्गन्स टू डिटेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट. एग्जाम्पल, गुस्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल. कुछ रिसेप्टर के नाम दिया गया है. देखो, रिसेप्टर क्या होता है ना, ये वो चीज़ है, ये वो पार्टिकुलर नर्व सेल के पास एक स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बाहर की चीज़ों को रेस्पॉन्स करेंगे, रिसीव करेंगे, उनको रिसेप्टर कहा गया. ओके, जैसे कि एग्जाम्पल, गुस्टरी रिसेप्टर्स, ये आपकी टंग में होता है. गुस्टरी रिसेप्टर्स ये भी एक तरह का न्यूरॉन ही है, बंच ऑफ न्यूरॉन होता है, लेकिन ये क्या करते हैं ना, रिसीव करते हैं. किसे? ना टेस्ट को रिसीव करते हैं. ये सेम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट द स्मेल, स्मेल को रिसीव करता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो आपकी नोज में होता है. तो हमारे पास पार्टिकुलर सेंस ऑर्गन की बात करें तो 5 टाइप के सेंस ऑर्गन है, जिनके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है. हियरिंग, दैट इज थ्रू ईयर, स्मेल, नोज, टच, स्किन हो गया, विजन आई, एंड टेस्ट इज टंग. ओके, और नर्व न्यूरॉन का डायग्राम के साथ भी आप फेमिलियर हो ही. न्यूक्लियस, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सन, नर्व एंडिंग, इनके बारे में डिटेल्स और देखेंगे आगे. नेक्स्ट, जनरल परसेप्शन ऑफ टेस्ट इज जॉइंटली क्रिएटेड बाय टंग एंड नोज. मोस्टली टेस्ट का दिया गया है कौन? जनरल परसेप्शन ऑफ टेस्ट इज जॉइंटली क्रिएटेड बाय टंग एंड नोज. That is why if nose is blocked or you have cold, there is difference of taste in the food. तो यहाँ पर जॉइंटिंग पाया जाता है टंग और नोज के बीच में. जैसे कि आपको जुकाम हो गया, आपकी नोज ब्लॉक है,
उस टाइम आपको पहले तो स्मेल का ही पता नहीं चलेगा क्योंकि नोज तो ब्लॉक है ही, उसके साथ आपको टेस्ट का भी पता नहीं चल पाता, ठीक है ना। इसी वजह से होता है क्योंकि ये जॉइंटली बने हुए हैं ये दोनों, टंग एंड नोज। नेक्स्ट, अब ये नर्व इंपल्स कैसे ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिट कैसे होता है, देखो अच्छी तरह से। यहाँ पर कुछ डायग्राम्स है, ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी से है तो समझो। ये आपका न्यूरॉन का डायग्राम आप सबने देख लिया, ये एक्सॉन और फिर ये आपका आ गया नर्व एंडिंग। ये जो पोर्शन ये क्या है, इट इज नर्व एंडिंग, ओके। ये क्या करेगा, ये से मसल फाइबर से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपके इसी मसल के साथ, मसल के ऊपर कोई भी मॉस्किटो बाइट करता है तो ये जो आपका नर्व एंडिंग है यहाँ पर जो है, ये एक्सॉन के पास मैसेज पहुंचाएगा। नर्व एंडिंग से एक्सॉन, एक्सॉन से सेल बॉडी, सेल बॉडी से डेंड्राइट, डेंड्राइट के बाद डेंड्राइट खत्म होते ही क्या होगा ना, यहाँ पर डेंड्राइट खत्म होते ही इसको लगा हुआ एक और न्यूरॉन है, एक और न्यूरॉन स्टार्ट है। मतलब कि हम कैसे कह सकते हैं, ये जो आपकी न्यूरॉन होता है ये चेन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पर इस तरह से मैंने एक और आपका बना लिया न्यूरॉन को, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर आने के बाद ये आ गया आपका नर्व एंडिंग, ओके। यहाँ पर ऐसे डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, तो एक न्यूरॉन की एंडिंग दूसरे की स्टार्टिंग हो जाता है। नर्व एंडिंग हो गया, दूसरा यहाँ पर सेल बॉडी और डेंड्राइट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, फिर एक्सॉन आ गया, फिर नर्व एंडिंग, ये खत्म होगा तो फिर से एक और आपका स्टार्ट आ जाएगा, एक और न्यूरॉन की स्टार्टिंग आ जाएगा। इस तरह से न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में पूरे चेन लाइक स्ट्रक्चर की तरह, क्लियर है। और इस तरह से एक का आपका डेंड्राइट या फिर नर्व एंडिंग कनेक्ट हुआ है किसके साथ ना, आपकी मसल के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि देख सकते हो मसल फाइबर के साथ ये कनेक्टेड है, ओके। कनेक्टेड होने की वजह से मसल में कोई भी हलचल होता है, मूवमेंट होता है, तो ये मैसेज पहुंच जाता है एक न्यूरॉन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, फिर ये पहुंचता है आपकी ब्रेन के पास। फिर ब्रेन डिसाइड करता है कि आपको क्या करना है, ओके। और जहां पर यहाँ पर इस डायग्राम में एक और पॉइंट है, वो क्या है, यहाँ पर देख सकते हो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहां पर एक न्यूरॉन जुड़ा हुआ है मसल के साथ, उस पॉइंट को कहा गया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का वर्ड यूज किया गया। और यहां पर एक और चीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक न्यूरॉन की एंडिंग, एक न्यूरॉन की एंडिंग पार्ट और दूसरे की स्टार्टिंग पार्ट के बीच में एक खाली जगह होता है। एक न्यूरॉन की एंडिंग और दूसरे की स्टार्टिंग में एक एम्प्टी स्पेस होता है, जिसके यहाँ पर देख सकते हो ये खाली जगह है यहाँ पर ऐसे। इस एम्प्टी स्पेस को क्या कहा गया ना, दैट इज कॉल्ड सिनाप्स। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं अभी। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, कैसे ट्रांसमिट होता है इंफॉर्मेशन। देखो, इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन आता है। डेंड्राइट टिप ऑफ द नर्व सेल, डेंड्राइट पहले उसको रिसीव करता है। सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, बीच में क्या होता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होता है। फिर जाके आपका इलेक्ट्रिक इम्पल्स का फॉर्मेशन होता है। इम्पल्स टू द सेल बॉडी, इम्पल्स पहुंचता है सेल बॉडी में। देन एक्सॉन एंड रिलीजेस सम केमिकल्स एंड अगेन केमिकल क्रॉस द गैप, दैट इज सिनाप्स। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन एंड इम्पल्स डिलीवर्स टू द मसल सेल और ग्लैंड। इस तरह से मैसेजेस ट्रांसफर होता रहता है। एक न्यूरॉन की किस पार्ट में मैसेज रिसीव होगा, इंफॉर्मेशन रिसीव होगा, फिर वो किस किस रास्ते होते हुए ट्रैवल करेगा आगे, ये मैसेज का और हम कह सकते हैं रिसेप्टर का, सॉरी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन है। कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में या फिर दूसरे मसल सेल और ग्लैंड में ये ट्रैवल करता है। क्लियर है। क्वेश्चन मॉडिफाई करके पूछ भी सकता है ये कि एक आपको बतानी है फ्लो चार्ट के थ्रू बताओ कि किस तरह से एक न्यूरॉन में मैसेजेस ट्रांसफर होता है एक से दूसरे न्यूरॉन के साथ। तो आपको पहले ये बतानी है इस तरह से, स्टार्टिंग से लेके इंफॉर्मेशन से लेके एंडिंग आपकी मसल सेल और ग्लैंड तक बतानी है, पूरा कंप्लीटली और प्रॉपर वे में बतानी है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, देखो
यहाँ पर देख सकते हो, डायग्रामेटिक को समझो पहले। जैसे कि आपकी फिंगर बाय चांस या फिर गलती से कनेक्ट में आ जाता है किसी हीटिंग ऑब्जेक्ट के साथ, तो क्या होता है, आप तुरंत ही हाथ को हटा देते हो बिना देखे कि वो जो हीट है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। या आप नहीं देखते, पहले आप अपने हाथ को हटाते हो, उसको हमने कहा रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि आई के ऊपर, ऐसे आंखों के ऊपर लाइट पड़ते ही क्या हो जाता है, आप तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेते हो, तुरंत ही आंखें थोड़ी क्लोज हो जाती हैं। सेम लेग के इस पोर्शन में आपको बीट करते ही आप पैर को हिला देते हो तुरंत ही। तो ये सब होता है रिफ्लेक्स एक्शन कह लेते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप चल रहे हो, फोन में बातें करते हुए पैर में कुछ आपके लग गया, तो आपको जैसे ही पेन का सेंसेशन होता है तुरंत ही आप पैर को हटाते हो। उस टाइम आप ये नहीं सोचते हो आपकी पैर में कांटा लगा है या फिर कोई कांच की कोई टुकड़ा लगा हुआ है या फिर कोई और दूसरा नुकीली चीज लगा हुआ है। आप ये बिना सोचे ही पैर को हटाते हो, फिर उसके बाद जब आप देखते हो तब आपको पता चलता है कि हाँ ये कोई कांटा था, है ना, या फिर कोई ग्लास की पीस था। तो यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू क्या होता है ना, रिफ्लेक्स एक्शन का मैसेजेस ब्रेन के पास नहीं पहुंचता। अब पहली बात यह है, जब हम बात कर रहे हैं एनिमल की, खासकर इंसान की बॉडी की, तो हमारे पास मेनली ये जो प्रॉपर एक्शन करने के लिए, सारे न्यूरॉन्स को कंट्रोल करने के लिए, सारे इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए दो मेन ऑर्गन्स हैं। एक है आपका ब्रेन और दूसरा आपका है स्पाइनल कॉर्ड। समझो इस बात को अच्छे से, इसके बारे में भी आगे मेंशन किया गया है, लेकिन अभी आप समझ लो। रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल बाय योर स्पाइनल कॉर्ड, नॉट द ब्रेन। रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है ना, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल नहीं करता, इतना समझ लो। क्योंकि अब जैसे हमने जो बात किया, जो सेंस ऑर्गन्स की जो बात कर रहे थे, 5 सेंस ऑर्गन्स है। इन 5 सेंस ऑर्गन में से आपकी जो 4 या फिर हम कह सकते हैं 5 सेंस ऑर्गन डायरेक्टली आपके ब्रेन के पास में प्रेजेंट है, जैसे कि नोज, ईयर, आई, टंग, इवन स्किन ऑल्सो, जो आपकी फेशियल एरिया में प्रेजेंट है। ये सब जो है ये डायरेक्टली मैसेज पहुंचाते हैं ब्रेन को, ये मैसेज स्पाइनल कॉर्ड को नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन बाकी की जो बॉडी पार्ट है उसमें कौन सा सेंस ऑर्गन है ना, आपका स्किन सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है, जिसमें टच रेस्पॉन्स फील होता है, और ये सब स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन के पास मैसेज पहुंचाते हैं। ये सब स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन के पास मैसेज पहुंचाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या है ना, ये एक बहुत ही थिन नर्वस टिश्यू से बना हुआ है, बहुत सारे न्यूरॉन का बंच से बना हुआ है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि बहुत ही सेंसिटिव होता है। और ये प्रेजेंट कहाँ पर है ना, आपकी जो बैकबोन है ना, बैकबोन के बीच में एक पतला सा होल हुआ है, उसी होल में ये ट्रैवल करता है। तो प्रॉपर तरीके से बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, ये सेंसिटिव ऑर्गन है, इसलिए इसको आपकी जो बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम है, वो प्रोटेक्शन देता है इसे। और रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है ना, स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करता है। ओके, बाद में वो मैसेज पहुंचाएगा ब्रेन के पास, लेकिन पहले क्या करेगा ये ना, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करेगा। और कोई भी वजह से आपको हीट फील हुआ या फिर कहीं से पैर में कुछ लगा, तुरंत आप पैर को हटा देते हो उस जगह से, ताकि कोई नुकसान ना पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल, अगर पैर आपके किसी कांच के टुकड़े के ऊपर पड़ गया है ना, और ये वो मैसेज आ गया आपकी स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के पास पहुंचाएगा, ब्रेन थिंकिंग करने के बाद दोबारा मैसेज भेजेगा आपकी लेग मसल के पास, और वहां पर जो न्यूरॉन है वो लेग को हटाएंगे। तब तक आपको बहुत सारा नुकसान हो चुका होगा। इससे बचाव होने के लिए क्या होता है ना, आप बिना सोचे समझे पैर को पहले हटाते उस जगह से, तो जैसे ही मैसेज आएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास, तुरंत ये पैर को हटाने का ऑर्डर दे देगा। इसको हमने कहा रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखो, रिफ्लेक्स एक्शन आर सडन अनकॉन्शियस एक्शंस ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इन द एनवायरमेंट। फॉर एग्जांपल, withdrawal of hand when we touch a flame, blinking of eye when light falls on them,
हियर देयर इज नो थिंकिंग एज इट नीड्स इमीडिएट रिस्पॉन्स। मैंने कहा ब्रेन के पास नहीं जाता तो कोई थिंकिंग पावर नहीं होता है इसमें। थिंकिंग नीड्स कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शंस ऑफ मेनी नर्व इम्पल्स फ्रॉम मेनी न्यूरॉन्स। तो ये थिंकिंग कौन करता है, मतलब पैर को हटाने का ऑर्डर किसने दिया ना, बहुत सारे नर्व इम्पल्स मिलके, जो आपकी बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके जो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है, वहां से ऑर्डर आता है और आप पैर को हटा देते हो या फिर हाथ को विड्रॉ कर लेते हो या फिर आंखें क्लोज कर लेते हो। ओके, मोस्टली ये जो वाला है यहाँ पर, जो पहला वाला जो है इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन ये जो है आई को ब्लिंक करना, मैंने कहा आई, ईयर, नोज, टंग, ये डायरेक्टली मैसेज पहुंचाते हैं ब्रेन के पास, तो इनका यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन कौन करता है, ब्रेन ही कर लेता है। यहाँ पर समझ में आ गया। क्वेश्चन मॉडिफाई करके ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया गया रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में देखो। इन ब्रेन थिंकिंग टिश्यू सिट्स इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल। ब्रेन में थिंकिंग टिश्यू कहां पर है ना, जैसे कि आप देख सकते हो थिंकिंग रीजन किस साइड में है, आगे की तरफ है, फ्रंट की तरफ। जैसे कि आपका फोर ब्रेन है, यहां पर जो डायग्राम है देख सकते हो, ये आपका फोर ब्रेन है, ओके, फ्रंट पार्ट, और ये आपका बैक साइड है, पीछे की साइड है। तो देख सकते हो थिंकिंग रीजन कहां पर है ना, फ्रंट साइड में है, ओके। और क्या देगा देखो, इन ब्रेन थिंकिंग टिश्यू सिट्स इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल, इट रिसीव्स सिग्नल फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी एंड थिंक्स अबाउट बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू देम। ऑब्वियसली पूरे बॉडी से ये सारा का सारा मैसेज पहुंचता है और ये सोचता है, उसके बाद रिस्पॉन्ड करता है किसी चीज का। इफ थिंकिंग पार्ट इज टू इंस्ट्रक्ट मसल्स टू मूव, नर्व मस्ट कैरी दिस सिग्नल बैक टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर थिंकिंग पार्ट क्या दिया गया, जैसे कि आपने सोचा कि मसल को मूव करना है, तो मैसेज जाएगा नर्वस के थ्रू, इसी न्यूरॉन के थ्रू जाएगा, कहां पर, डिफरेंट बॉडी पार्ट के पास जाएगा। जैसे आपको कुछ लिखने को कहा गया, आपने हाथ में पेन को पकड़ा और लिखना स्टार्ट किया, एक साथ दो काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो, एक पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा, आप अपनी नोट भी बना रहे हो उसको देखते हुए, है ना। तो यहां पर देख भी रहे हो, आप सुन भी रहे हो और लिख भी रहे हो, मल्टीटास्किंग हो गया यहां पर। तो ये सब काम आपकी ब्रेन डिसाइड करता है किस चीज को लिखना है, किस चीज को नहीं लिखना, और ये सब सोचने करने पर बहुत सारा टाइम लेता है, एंड इट प्रिवेंट द क्विक रेस्पॉन्स, तुरंत रेस्पॉन्स को ये रोक लेता है। एग्जाम्पल, व्हेन वी टच ए हॉट ऑब्जेक्ट, इट विल टेक मच टाइम टू विथड्रॉ द हैंड इफ थिंकिंग टिश्यू इज इन्वॉल्व्ड। ऑब्वियसली ये भी मैंने कहा, अगर ब्रेन के पास ही सब कुछ जाएगा तो वो सोच के आपके हाथ को हटाने के लिए या फिर पैर को हटाने के लिए जितना टाइम लेगा, उतने टाइम में आपकी पैर को या हाथ को नुकसान पहुंच चुका होगा उस चीज से। तो यहां पर रिक्वायर है किसका, रिफ्लेक्स एक्शन का। और क्या दे रहा देखो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। अब ये डायग्राम भी एनसीईआरटी का ही है, समझो इस डायग्राम को अच्छे से। क्या दे रहा है देखो, पाथवे ऑफ इंपल्सेस इन रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। जिस रास्ते से रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसको रिफ्लेक्स आर्क कहा गया, क्योंकि एक साइक्लिक मैनर में होता है, ये साइक्लिक मैनर में ये होता है, तो इसको रिफ्लेक्स आर्क कहा गया। इट इंक्लूड्स रिसेप्टर, ऑब्वियसली रिसेप्टर का रिक्वायरमेंट है यहां पर, डायग्राम देख सकते हो, सेंसरी न्यूरॉन जो मैसेज को लेकर पहुंचाएगा। अब रिसेप्टर ने हीट और पेन को तो रिसीव तो कर लिया, अब उसको पहुंचाने का काम किसका है ना, सेंसरी न्यूरॉन का है। उसके बाद वो आ गया कहां पर, आपका सीएनएस में। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस में दो ऑर्गन्स आते हैं, एक आपका ब्रेन, दूसरा आपका स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है। तो जब ये रिफ्लेक्स एक्शन की बात हो रही है तो यहां पर सीएनएस कौन है ना, आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। ओके, स्पाइनल कॉर्ड के पास आ गया। फिर आएगा आपका ये मोटर न्यूरॉन, फिर आएगा मोटर न्यूरॉन, ओके। और मोटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू मैसेज जो हीट और पेन जो है
जो रिसीव हुआ है बाहर से वो आएगा सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, इस पाथवे से, जैसे कि आप डायग्रामेटिकली देख सकते हो। इस पाथवे से आने के बाद ये कहाँ जाएगा, नेट गोज टू स्पाइनल कॉर्ड, जो कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और यहाँ पर ये मैसेज का ट्रांसफर करेगा इसी जगह पे ही, ब्रेन के पास नहीं जा रहा। बाद में मैसेज जाएगा एक ब्रेन के पास, फिर वो सोचेगा बाद में, लेकिन अभी तुरंत ही आपको क्या करना है, हाथ को हटाना है इस जगह से। तो पहले रिसेप्टर ने मैसेज को बाहर से रिसीव कर लिया, सेंसर न्यूरॉन उस मैसेज को लेके जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड फिर ऑर्डर देगा एक और बंच ऑफ न्यूरॉन्स को, जिसको हम नाम दिया मोटर न्यूरॉन को, वो मैसेज देगा कि मसल को जाके, मसल के पास जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है वहां पर जाके हाथ को हटाओ उस जगह से, है ना। तो ये जो मैसेज का इंटरचेंज हो रहा है यहाँ पर इस जगह पे, यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर न्यूरॉन होता है जो कि वहां से मैसेज लेके आएगा, दूसरे को पहुंचाएगा, जैसे कि आपका रिले रेसिंग की तरह होता है। रिले रेसिंग आप सबने खेला भी है। रिले रेस में क्या होता है ना, जो भी वो मटेरियल होता है प्लास्टिक का या लकड़ी का, जो छोटा सा स्टिक होता है, उसको आप पास करते हो दूसरे की तरफ। तो यहाँ पर मैसेज पास हो गया स्पाइनल सेंसरी न्यूरॉन से, पास हो गया मोटर न्यूरॉन में, और पास करने का काम किसका है ना, रिले न्यूरॉन का है, मैसेज को ट्रांसफर करना, पास करना। फिर वो मैसेज मोटर न्यूरॉन के पास आएगा, फिर वो मसल के पास आएगा, और मसल को ऑर्डर देगा कि अभी तुम्हें मूव करना है, और ये तुरंत ही यहाँ से क्या होगा, मूव हो जाएगा। तो इस पूरा प्रोसेस को, ये एक सर्किल बना गया ना, इसलिए इसको कहा गया रिफ्लेक्स आर्क कहा गया इससे। नर्व फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट मीट स्पाइनल कॉर्ड ऑन देयर वे टू द ब्रेन। सारे बॉडी पार्ट का जो नर्व है वो सब स्पाइनल कॉर्ड से मिलते हैं, उसके बाद ब्रेन के पास आते हैं। रिफ्लेक्स आर्क इवॉल्व एज ए फंक्शन इन द एब्सेंस ऑफ थॉट थ्रू प्रोसेसेस इन एनिमल्स। However, after complex neuron network have evolved, reflex arc continues for quick responses. ये रिफ्लेक्स आर्क धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इवॉल्व हुआ है, मतलब कि शुरू से जब इंसान या फिर जो चिंपांजीज थे उनके पास रिफ्लेक्स आर्क जो है वो भी एक टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है, ये कहा जाता है। ओके, टाइम के साथ ये इवॉल्व हुआ है। इवन एनिमल्स में ये मोस्टली एब्सेंस भी होता है। In animals, it is absence. However, after complex neural network have evolved, reflex are continue for quick responses. जब न्यूरॉन्स कॉम्प्लेक्स होते गए धीरे धीरे और एक नेटवर्क बना दिए, तब जाके ये टाइम टू टाइम रिफ्लेक्स आर्क भी क्या हुआ ना, अपना क्विक रेस्पॉन्स का काम और तेजी से करने लगा। अब सीक्वेंसेस देखो। Sequence of events that is reflex arc on focusing bright light on eye are given below. आंखों के ऊपर अगर ब्राइट लाइट पड़ता है तो क्या क्या मूवमेंट होता है, कैसे रिफ्लेक्स आर्क होता है, उसके बारे में दिया गया है। पहले तो रिसेप्टर है ना, रिसेप्टर रिसीव करेगा, जैसे कि आपका आई में कौन सा बंच ऑफ नर्व होता है कौन सा रिसेप्टर होता है ना, ऑप्टिक नर्व होता है। ओके, ऑप्टिक नर्व मैसेज को रिसीव किया, उस लाइट को रिसीव किया और वो पहुंचाएगा सेंसर न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन के पास आएगा। मैंने कहा था अभी यहाँ पर आई, ईयर, टंग एंड जो फेस पे जो स्किन है आपका, ये सब डायरेक्टली कनेक्टेड है ब्रेन से, इनका कनेक्शन स्पाइनल कॉर्ड से नहीं है। ओके, तो क्या होता है यहाँ पर ना, सेंसरी न्यूरॉन डायरेक्टली ब्रेन के पास पहुंचाएगा मैसेज, और ब्रेन से यहाँ पर बीच में होगा कौन, आपका रिले न्यूरॉन होगा। रिले न्यूरॉन उस मैसेज को रिसीव करेगा और मोटर न्यूरॉन के पास पहुंचा देगा। फिर मोटर न्यूरॉन आई के पास आएगा और आई के जो आई लीड होता है, आई लीड हुआ या फिर आई के जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये एक सीक्वेंसिंग इवेंट था, रिफ्लेक्स आर्क ऑन द ब्राइट लाइट ऑन द आई। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मोस्टली आप प्रीवियसली बोर्ड ईयर के एग्जाम्स देखोगे तो डायरेक्टली सीक्वेंस पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, एमसीक्यू टाइप में, बस इनको क्या करेगा, ये जंबल कर देगा, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब ब्रेन के बारे में देखते हैं। पहले तो देखा हमने स्पाइनल कॉर्ड का रोल क्या था, अब ब्रेन के बारे में देखो। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज कॉल्ड सीएनएस।
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये मिलके बनाते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अब इन दोनों के अलावा जितने भी आपका न्यूरॉन्स है, सेंसरी न्यूरॉन हो गया, मोटर न्यूरॉन हो गया, पूरी बॉडी में जो प्रेजेंट है उनको हमने क्या कहा, दे आर कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS कहा जाता है उनको। ब्रेन और स्पाइनल को कहा गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मेन नर्वस सिस्टम कहा गया है। दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। सारे बॉडी से ये मैसेज रिसीव करते हैं और उनके बारे में सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आप मेन कंडीशन पे क्या सोचते हो वो आपकी ब्रेन ही डिसाइड करता रहता है। ओके, सोचने की पावर। एग्जाम्पल देंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो, है ना, मम्मी मान लो किचन में कुछ बना रहे हैं, बड़ी आपकी नाश्ते की स्मेल आ रही है, आपको भूख भी लग रहा है। जैसे मम्मी ने कहा कि नाश्ता बन गया है, तो आप क्या सोचते हो अभी कि नहीं भूख लग रहा है, हम वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेंगे और जाएंगे खाने के लिए। खाने के बाद फिर थोड़ा और वीडियो देख लेंगे, ये चलता रहता है। लेकिन और भी क्या हो सकता है ना, यहाँ पर आप ये भी सोचते हो कि नहीं वीडियो पूरी तरह से देख लेंगे, उसके बाद हम खाएंगे, अभी भूख नहीं लग रहा है। तो ये जो सोचने की पावर है वो कौन करता है ना, आपकी ब्रेन करता है, इंटीग्रेट करके। ओके, तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन ए फ्लूइड फील्ड बैलून। ब्रेन जब इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है तो यहाँ पर क्या है ना, एक फ्लूइड फील्ड बैलून होता है इसकी चारों तरफ, जो लिक्विड से बना है पूरा। ओके, जो कि मेन काम करता है शॉक एब्जॉर्बर का इनसाइड द बोनी बॉक्स दैट इज कॉल्ड क्रैनियम। क्रैनियम देखो, जो स्कल होता है ऊपर का पार्ट को क्रैनियम कहा गया, लेबलिंग किया गया यहाँ पर क्रैनियम कहा जाता है। उसके बाद आपका कौन आ गया ना, उसके बाद आपका फ्लूइड फील्ड बैलून आ गया, जो कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है ताकि ब्रेन को ज़्यादा डैमेज ना पहुंचे, कहीं भी चोट लगता है तो। स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन। जैसे स्पाइनल कॉर्ड है और बैकबोन की शुरुआत हो रही है यहाँ से, तो स्पाइनल कॉर्ड इस तरह से प्रोटेक्टेड है बैकबोन से। ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी इज द ब्रेन। इट इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शन फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस सच एज थिंकिंग। सबसे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म रहता है ब्रेन के पास और न्यूरल कनेक्शन फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस सच एज थिंकिंग को भी ये कैरी करता है मेनली। स्पाइनल कॉर्ड कंटेन्स नर्व व्हिच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। स्पाइनल कॉर्ड के पास भी कुछ नर्व, बंच ऑफ नर्व होता है जिसका मेन काम होता है इंफॉर्मेशन को सप्लाई करना ताकि ब्रेन उसके बारे में कुछ सोच सके। ओके, नेक्स्ट और ब्रेन के बारे में क्या देगा, देखो, ब्रेन सेंड मैसेजेस टू मसल्स टू कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन सच एज राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग, क्लैपिंग एक्सेट्रा। ब्रेन में मसल्स को मैसेज पहुंचाता है कुछ वॉलंटरी एक्शन, मतलब कि जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो उसको हमने कहा वॉलंटरी एक्शंस। जैसे कुछ चीज लिखना, ओके, जैसे क्लास में टीचर ने कहा कि नोट डाउन करो आप ये पॉइंट। जो फ्रंट बेंचर्स है, जो अच्छे हैं पढ़ाई करने में, वो तो लिखेंगे, बुक में हो, कॉपी में हो, कहीं ना कहीं तो लिखेंगे क्योंकि सर ने कहा है। और जो बैक बेंचर्स है, जिनका सिर्फ बॉडी प्रेजेंट है क्लासरूम में, माइंड कहीं और है, उनको कोई मतलब नहीं है कुछ लिखने का। ओके, तो यहाँ पर वॉलंटरी एक्शंस मतलब कि जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग, क्लैपिंग, ये सब ब्रेन डिसाइड करके भेजता है मसल्स को ताकि ये कंट्रोल कर सके वॉलंटरी एक्शंस को। कम्युनिकेशन बिटवीन CNS एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS. It consists of cranial nerve and spinal nerve. Communication between CNS and other body part is facilitated by PNS. आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी के साथ किस तरह से कनेक्ट होता है ना, PNS के साथ कनेक्ट होता है। मैंने कहा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ दो तो बाकी जितने भी पूरी बॉडी में जो नर्व प्रेजेंट हैं वो सबको हमने कहा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
अब आते हैं ब्रेन के कुछ पार्ट्स के बारे में। फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, तीन पार्ट में ब्रेन डिवाइड है। फोर ब्रेन के और तीन पार्ट हैं, जैसे कि जिसमें आपका सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हाइंड ब्रेन के भी तीन पार्ट हैं, पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम, और मिड ब्रेन के एक ही पार्ट है। अब डिटेल्स पढ़ते हैं इनके बारे में। देखो, फोर ब्रेन जो फ्रंटल पार्ट है, ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी का ही है, देखो अच्छे से। इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। जो आपकी फ्रंटल पार्ट है, ये जो पोर्शन है, इसको फोर ब्रेन कहा गया। यही सबसे मेन थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का। इसके कुछ रीजियंस होते हैं। पहला हो गया आपका सेंसरी रीजियन, जिसका मेन काम है सेंसरी इंपल्स को रिसीव करना, जैसे कि हियरिंग, स्मेल, साइट एक्सेट्रा। इसके कुछ पार्ट हैं फोर ब्रेन की। सबसे पहला सेंसरी रीजियन, इनका मेन काम है सेंसरी इंपल्स को, जैसे कि हियरिंग, स्मेल और साइट मतलब देखना, इनको रिसीव करना। एसोसिएशन एरिया, दे इंटरप्रेट sensory information by associating with information from the other receptors and previously stored information. Thus a decision is made to respond. This information is passed to motor area which control the movement of the voluntary muscles. अब नेक्स्ट आपका आता है एसोसिएशन एरिया, जिसमें क्या होता है ना, जो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जो इंफॉर्मेशन आया है, जो डेटा आपकी दिमाग में पहले से स्टोर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूं आपको, है ना, तो आपको क्या हो रहा है, आपको वो चीज समझ में आ रहा है, क्योंकि आप बचपन से हिंदी पढ़ते आ रहे हो और हर एक वर्ड आपके इस पार्टिकुलर फोर ब्रेन में स्टोर है। अभी मैं अगर दूसरी भाषा में कुछ बोलूं, ओडिया में कुछ बोलूं मैं, तो आपको बस सुनाई देगा वो चीज, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने कभी ओडिया पढ़ा ही नहीं है ना। अगर आप ओडिया जानते हो, हिंदी भी जानते हो, तो आपके लिए वो चीज समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पर दे रहा है जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आया है उसको इंटरप्रीट करेगा। ओके, इंटरप्रीट करने का मतलब ट्रांसलेट करना। फॉर एग्जांपल ट्रांसलेट करेगा जो डेटा पहले से ही स्टोर है, इंफॉर्मेशन स्टोर है इसी जगह पे। उसके बाद एक पर्टिकुलर डिसीजन बनाया जाएगा और फिर डिसीजन के थ्रू सोचते हुए वो मैसेज जाएगा मोटर एरिया के पास और फिर मूवमेंट होगा वॉलंटरी मसल के लिए, वॉलंटरी मसल्स के लिए मूवमेंट होगा। क्लियर है? सेंटर ऑफ हंगर, दैट इज इट गिव्स सेंसेशन सच एज फीलिंग फुल व्हेन फूड इज ईटन। ऑब्वियसली जो हंगर फील होता है, या फिर आप खाना खा रहे हो, पेट भर गया, पार्टिकुलर कुछ अमाउंट की खाना खाने के बाद पेट भर जाता है ऑटोमेटिकली, है ना। ऐसा नहीं कि खा रहे हो तो बस खाते ही रहते हो। तो जो स्टमक फुल हो गया है उसका जो सेंस होना, ये भी डिसाइड करता है आपकी फोर ब्रेन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये कंट्रोल करता है आपके फोर ब्रेन। नेक्स्ट मिड ब्रेन की बात करेंगे। देखो मिड ब्रेन में कौन आता है, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। देखो in our body there are involuntary actions between simple reflex actions and throughout actions। हमारे बॉडी में बहुत सारे इन्वॉलंटरी एक्शंस भी होता रहता है, जैसे कि इन्वॉलंटरी एक्शंस क्या क्या हैं, जैसे कि खाना माउथ में जाते ही सलाइवा सिक्रीट हो जाता है। अब इसको आप चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, है ना। तो यहां पर दिया गया इन्वॉलंटरी मतलब कि ये वही एक्शन है जो आप कंट्रोल अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल साल्वेशन, हार्ट बीट एक्सेट्रा, दे आर कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है इनको ना, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कंट्रोल करते हैं इनको। मेडुला पार्ट की बात हो रही, देखो मेडुला एंड हाइंड ब्रेन कंट्रोल्स इन्वॉलंटरी एक्शन सच एज ब्लड प्रेशर, साल्वेशन एंड वोमिटिंग। मेडुला किस को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है ये, साल्वेशन मतलब सलाइवा सिक्रेशन और वोमिटिंग को भी कंट्रोल करता है ये। सेरिबेलम किसे कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल वॉलंटरी एक्शंस लाइक वॉकिंग, राइडिंग बाइसाइकिल, पिक अप ए पेंसिल एक्सेट्रा। इट ऑल्सो मेंटेन द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। याद रखना इस चीज को, क्वेश्चन पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में।
तो सेरिबेलम ये हाइंड ब्रेन का पोर्शन है, ये क्या कंट्रोल करता है ना, वॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है ये, जैसे कि चलना, बाइसाइकिल चलाना, पेंसिल को उठाना, लिखना किसी चीज को, और इवन आपकी बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करता है, कैसे बैठना है किस तरीके से, और बॉडी को बैलेंस भी करता है। कौन? सेरिबेलम। याद रखना है इसे। नेक्स्ट, हाउ डज नर्व टिश्यू कॉजेस एक्शन? किस तरह से नर्वस टिश्यू एक एक्शन कॉज करते हैं? When a nerve impulse reaches to the muscles, the muscle fiber, that is muscle cells, move by changing their shape so that they shorten. जब एक नर्व इम्पल्स पहुंचता है मैसेज लेके मसल के पास, तो जो मसल फाइबर, मसल सेल्स जो होते हैं वो मूवमेंट होते हैं, अपनी शेप को बदलते रहते हैं। ओके, जब आप कुछ लिख रहे हो तो आपकी फिंगर के मसल्स मूव होते रहते हैं। मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन that change their shape and arrangement in response to nervous electrical impulses. मसल सेल के पास क्या है ना, पार्टिकुलर प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि इस काम को अंजाम देते हैं। दिस गिव्स मसल सेल शॉर्टर फॉर्म, और ये मसल को शॉर्ट और लॉन्ग होने के लिए भी हेल्प करते हैं। वॉल्यूंटरी मसल्स क्या क्या है? जो मसल्स आपके बोन के साथ जुड़ा हुआ है, स्केलेटन से का साथ जुड़ा हुआ है, उसको वॉल्यूंटरी मसल्स कहा जाता है। दे कैन मूव एज वी डिसाइड, वो हमारे अकॉर्डिंग मूव होते हैं, जैसे कि रनिंग करना, वॉकिंग करना, लिखना। इन्वोल्यूटरी मसल्स क्या है? मसल्स फाउंड इन द विसरल ऑर्गन्स, मतलब कि जो आपकी बोन के साथ कनेक्टेड नहीं है, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे किसी कंट्रोल में नहीं आते, उनको हमने कहा इन्वोल्यूटरी मसल्स। जबकि हार्ट में होता है कार्डियक मसल, एक इन्वोल्यूटरी मसल्स होता है। उसके साथ हमने पढ़ा भी एनिमल्स में किस तरह से नर्वस सिस्टम फंक्शन करता है। स्टिल देयर आर सम पॉइंट्स दैट आर मेंशन्ड इन एनसीईआरटी बट नॉट इन दिस पीडीएफ, सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दैट पॉइंट्स यू कैन सिंपली आस्क मी। नेक्स्ट इज योर कोऑर्डिनेशन प्लांट। प्लांट के बारे में देखते हैं हम। जिस तरह एनिमल्स के पास एक बंच ऑफ सेंस ऑर्गन्स है, न्यूरॉन्स है, तो क्या प्लांट के पास भी ऐसा कुछ है, या फिर प्लांट किसी दूसरे तरीके से अपनी ये जो नर्व कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है? समझो अभी अच्छे से। प्लांट्स हैव नो नर्वस सिस्टम, प्लांट के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, याद रखना, और ना ही मसल्स होता है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड करते किसे? स्टिमुलाई को। स्टिमुलाई क्या होता है ना, स्टिमुलाई इज द एक्सटर्नल फैक्टर होता है, जिससे कि एग्जाम्पल देंगे स्टिमुलाई को। फॉर एग्जाम्पल जैसे सनफ्लावर है, सनफ्लावर प्लांट है, सनफ्लावर प्लांट हमेशा सन की तरफ अपनी फ्लावर को मूव करता रहेगा। मॉर्निंग हुआ तो फ्लावर, सारे फ्लावर ईस्ट की तरफ होंगे, आपका नून के टाइम में 12 बजे के टाइम सारे फ्लावर एकदम ऊपर की तरफ होंगे सन को फेस करते हुए। इवनिंग के टाइम सारे फ्लावर वेस्ट की तरफ मूव कर रहे होंगे, है ना। तो उन फ्लावर्स के लिए स्टिमुलाई क्या है? सनलाइट है। समझ में आ गया स्टिमुलाई क्या होता है? लाइक एनिमल्स, प्लांट्स शो टू टाइप ऑफ मूवमेंट। एनिमल की तरह प्लांट भी दो टाइप के मूवमेंट शो करते हैं, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। क्या देखो एग्जाम्पल, व्हेन ए सीड जर्मिनेट, रूट गोज डाउन एंड स्टेम कम्स अप। जैसे कि यहाँ पहला डायग्राम दिया गया है, ग्रोथ में डिपेंडेंट होते हैं। जब प्लांट क्या करता है, सीड जर्मिनेट होता है तो रूट हमेशा नीचे की तरफ आता है और स्टेम हमेशा ऊपर की तरफ आता है, चाहे आप सीड को कितना भी उल्टा पुल्टा करके नीचे जमीन पे लगा दो, हमेशा रूट नीचे की तरफ आएगा और शूट एपेक्स मतलब जो उसका स्टेम पोर्शन है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, हमेशा ये होता है। तो ये डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ है। इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ की बारे में बात करेंगे तो व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ ए छुई मुई, दैट इज अ सेंसिटिव प्लांट, और टच मी नॉट प्लांट, और एग्जांपल मिमोसा पोडिका कहा जाता है उससे, दे क्विकली फोल्ड अप एंड ड्रूप। ये फ्लावर है, ये प्लांट है, सब इसके साथ फेमिलियर हो ही, बचपन में बहुत खेला होगा इसके साथ। इसको कहा जाता है मिमोसा पोडिका प्लांट, और इंग्लिश में टच मी नॉट प्लांट। ओके, तो इसको टच करते ही मूव करने लग जाता है, ये बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, कुछ ही पार्टिकुलर टाइम के लिए क्लोज होता है, उसके बाद फिर से ओपन हो जाता है। तो इनका ग्रोथ क्या है ना, इंडिपेंडेंट है। अब देखो
इसके बाद थोड़ा और दिया गया है, इन सेंसिटिव प्लांट मूवमेंट हैपेंस एट ए पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच। सेंसिटिव प्लांट में मूवमेंट होता है उसी पॉइंट में जहां पर आपने टच किया हो। इट मीन्स इंफॉर्मेशन अबाउट टच इज कम्युनिकेटेड। इसका मतलब यह होता है कि जहां टच हुआ सिर्फ वही जगह बंद हुआ। ऐसा तो नहीं कि आपने किसी दूसरे लीफ को टच किया और दूसरा बंद हो गया या फिर पूरा प्लांट क्लोज हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। जहां टच करोगे वही पोर्शन बंद होगा। मतलब कि यहाँ पर यह बताया गया कि कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर कम्युनिकेट किया जाता है टच को लेके। प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कंडक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। यहाँ पर क्या हुआ, प्लांट इलेक्ट्रोकेमिकल कम्युनिकेशन मेथड को अपनाता है। यहाँ पर एक सेल से दूसरे सेल में मैसेजेस ट्रांसफर करता है। इन एनिमल्स मसल प्रोटीन हेल्प टू चेंज द शेप ऑफ द सेल, बट इन प्लांट चेंज द शेप ऑफ द सेल दैट इज स्वेलिंग और श्रिंकिंग बाय चेंजिंग अमाउंट ऑफ वाटर इन दैट। एनिमल में तो चलो मसल प्रोटीन है जिसकी वजह से वो अपनी शेप को बदल सकते हैं, पर प्लांट में क्या है, प्लांट में शेप होता है चेंज कैसे, स्वेलिंग और श्रिंकिंग कैसे होगा ना, बाय चेंजिंग द वाटर अमाउंट इन देम। तो यहाँ पर जो टच मिनट प्लांट है, टच करते ही जो क्लोज हो जाता है इसके लिप्स, कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पर टच हुआ, ये एरिया क्या हो गया, क्लोज हो गया। इस पोर्शन में टच नहीं हुआ है, ये एरिया ओपन है। तो यहाँ पर क्या हो गया ना, इतने पार्ट के जो वाटर कंटेंट था वो सब पीछे की तरफ आ गया और वो सब स्टेम की तरफ आ गया। क्लियर है। अब वाटर चला जाएगा तो नॉर्मली पेड़ में आप पानी नहीं देते तो उसके लीफ क्या होते हैं, सुकड़ जाते हैं ना, बंद हो जाते हैं ना। ठीक उस तरह यहां पर भी हो रहा है ये चीज, बस ये इसमें इतना अंतर है, इसको टच रेस्पॉन्स से ये मूव करता है, रेस्पॉन्ड करता है उस चीज को। नेक्स्ट, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। सम प्लांट एग्जाम्पल पी और मटर, जो मटर प्लांट होता है ना, चना, एग्जाम्पल पी, हैव टेंड्रिल्स टू क्लाइंब अप द फेंस, दे आर सेंसिटिव टू टच। कुछ और प्लांट्स होते हैं जिनके पास टेंड्रिल्स होता है। टेंड्रिल्स क्या होता है, देखो यहां पर देखोगे तो समझ में आएगा आपको, डायग्राम में है ही, हाँ बिल्कुल है। इसको टेंड्रिल्स कहा गया, बहुत ही पतले पतले धागे टाइप के जो होते हैं, इनको क्या कहा गया, टेंड्रिल कहा गया। ओके, तो पी में होता है क्या, टेंड्रिल्स होता है जो कि क्लाइंब अप होने में किसी भी फेंस में ये चढ़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, और ये टच के लिए सेंसिटिव है। When tendrils contact the support, the touching part does not grow rapidly as the part away from the object. So tendril circle around and cling to the object. अब देखो, जब ये टेंड्रिल्स का कोई भी ये जो टेंड्रिल्स टच होते हैं किसमें, किसी भी पार्ट में ये टच होते हैं, तो ये बहुत तेजी से ग्रो नहीं करते और ये क्या करते हैं, उसके चारों तरफ सर्किल बना लेते हैं कुछ इस तरह से और उसको पकड़ के रख लेते हैं। प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई स्लोली बाय ग्रोइंग इन ए डायरेक्शन। प्लांट स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है बहुत स्लोली ग्रोथ करते हुए एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। बिकॉज ऑफ द डायरेक्शनल ग्रोथ इट अपीयर्स एज ए प्लांट इज मूविंग, और प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है, एक प्रॉपर वे में ग्रोथ हो रहा है प्लांट्स का, तो ये लगता है कि प्लांट मूव कर रहा है। और क्या दिया गया देखो, environmental triggers such as light, gravity, etc. change the direction of plant growth. Obviously, light, gravity ये दोनों भी ट्रिगर करते हैं डायरेक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ को। इसका भी एग्जांपल दिया गया है, देखो डायग्रामेटिकली कैसे होता है ये दोनों डायग्राम देखो। जैसे कि ये प्लांट है, इसको आपने घर के अंदर रखा है किसी विंडो के पास, है ना, तो इसके रूट तो चलो देख रहे हो आप, नीचे की तरफ आ रहे हैं रूट सारे, लेकिन इसके जो स्टेम पोर्शन है वो सन की तरफ मूव कर रहे हैं, देखा आपने। सेम उसी तरह ये जो पॉट में जो प्लांट लगा था, ये पॉट किसी भी वजह से गिर पड़ा और कोई आसपास था नहीं तो किसी ने उसको उठाया नहीं, तो क्या होगा, ये इस तरह से खुद को बेंट कर दिया ताकि फुल्ली सनलाइट इसके ऊपर पड़ सके। क्लियर है। तो ये सब मूवमेंट होता है, प्लांट रिस्पॉन्ड करता है, पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करता रहता है।
सो लाइट एंड ग्रेविटी का एग्जाम्पल तो है ही यहाँ पर। दे आर कॉल्ड ट्रॉपिक मोमेंट। ऑब्वियसली जो लाइट और ग्रेविटी हो गया, इनको ट्रॉपिक मोमेंट्स कहा गया, डायरेक्शनल मोमेंट कहा जाता है। दे कैन बी टुवर्ड्स स्टिमुलस पॉजिटिव और अवे फ्रॉम इट दैट इज नेगेटिव। ये जो ट्रॉपिक मोमेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसी के इसके बारे में मैं आपको इसी डायग्राम में समझा देता हूं और आगे भी हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर ट्रॉपिक मोमेंट्स और भी है, ठीक है ना। 5 डिफरेंट टाइप के ट्रॉपिक मोमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू प्लांट रिस्पॉन्स करता रहता है बाहर के किसी भी स्टिमुलाई को। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, इस वाले डायग्राम में क्या हो रहा है, दिख रही हो, ये जो पॉट गिर गया है, प्लांट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। क्या इसने ऊपर की तरफ मूव किया तो इसको हम कहेंगे, और ऊपर क्या है, सन है, सन की तरफ मूव कर रहा है, तो सन के लिए वर्ड यूज किया गया, लाइट के लिए वर्ड यूज किया गया फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्लियर है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहा गया इससे। और कुछ कुछ जगह पर ये नेगेटिविटी भी शो करता है, वो भी हम देखेंगे आगे। अब ट्रॉपिक मोमेंट के टाइप्स बताया गया। देखो, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म। 4 ट्रॉपिज्म के बारे में दिया गया है, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म। पहले हम देखते हैं फोटोट्रॉपिज्म की बात करते हैं और फोटोट्रॉपिक मोमेंट की बात करते हैं। मतलब कि क्या होता है, ये देखो दोनों प्लांट है, विंडो के पास लगे हुए हैं। ये डायग्राम जो है पहला वाला, ये आपकी एनसीईआरटी में है ही पहले से ही, और ये दोनों डायग्राम भी आप फॉलो कर सकते हो इनको। प्लांट लगाया है, पूरा का पूरा प्लांट की ब्रांचेस सनलाइट की तरफ होंगी। इट इज अ ट्रॉपिक मोमेंट इन रेस्पॉन्स टू लाइट। लाइट के हिसाब से ट्रॉपिक मोमेंट होता है, इसको फोटोट्रॉपिज्म कहा गया। शूट रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट दैट इज पॉजिटिव, एंड रूट रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग अवे फ्रॉम लाइट दैट इज नेगेटिव। तो ये जो फोटोट्रॉपिज्म है 2 टाइप में है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी है। शूट जो कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है, जबकि रूट लाइट के हमेशा ऑपोजिट वे में ग्रो करता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं रूट क्या शो कर रहा है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। नेक्स्ट आपका दे रहा, देखो और दिया गया, इसको समझने के लिए फॉलोइंग एक्टिविटी दिया गया है जो कि बहुत ईजी है, जिसमें आपका दिया गया है कोनिकल फ्लास्क लेना है, कुछ वाटर रखना है उसमें, और कवर इट्स विथ वायर मेश एंड 2 to 3 freshly germinated bean seeds. Keep the flask in a cardboard such as the sheet such that its open side faces light coming from a window. After 2 to 3 days, it notice that the shoot bent towards the light and root away from the light. Now turn the flask so that shoot away from the light and root towards the light. Leave it for a few days. The old part of the shoot and root have no noticeable changes in direction, but new growth part so changes in the direction. That is, shoot bends towards light and root bends away from light. So ये एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो नॉर्मली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट को देखने के लिए, समझने के लिए। अब आते हैं जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म मतलब कि ग्रेविटी को देखते हुए। अब देखो, प्लांट शोइंग जियोट्रॉपिज्म मतलब कि मूवमेंट ऑफ रेस्पॉन्स टू द pull up earth that is gravity. Root always grow downward, that is positive geotropism, and shoot always grow upward, that is away from the earth, that is negative geotropism. जैसे डायग्राम में बताया गया है सिंपली। फिर आता है आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म, जिसमें क्या दिया गया, देखो हाइड्रो एंड केमोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मतलब हो गया आपका मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम वाटर, पानी की तरफ या पानी से दूर होना। ओके, जैसे कि यहां पर दिया गया है हाइड्रोट्रॉपिज्म का एग्जांपल देख सकते हो। रूट जो है पानी की तरफ मूव हो रहा है, जबकि शूट जो है पानी से दूर मूव कर रहा है। तो ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। कीमोट्रॉपिज्म मतलब कि केमिकल मूवमेंट्स, मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम केमिकल्स। एग्जांपल, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल। इसके बाद पढ़ोगे आप फिर क्लास आपने पढ़ा भी है क्लास 8th में, साइंस के टॉपिक में था ही। जब पोलन ग्रेन गिरता है इधर स्टिग्मा के ऊपर, तो वो ऐसे पोलन ट्यूब बनाता है किधर की तरफ ना, आपका
ओवल की तरफ मूव करता है। ये जो मूवमेंट होता है केमोट्रॉपिज्म कहलाता है ये। नेक्स्ट इज योर कंट्रोल मूवमेंट्स कैन आइदर स्लो और फास्ट। ऑब्वियसली ये जो कंट्रोल मूवमेंट्स होते हैं ये स्लो भी है फास्ट भी है। जैसे सेंसिटिव प्लांट क्विकली मूव इन रिस्पॉन्स टू टच, ये फास्ट है। सनफ्लावर स्लोली मूव इन रिस्पॉन्स टू द डे और लाइट, ये स्लो है। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स ऑफ प्लांट आर स्लोअर, ये भी आपका स्लो हो गया। तो कुछ फास्ट है कुछ स्लो भी है, यहां पर कंट्रोल मूवमेंट कहलाता है। और क्या तरह देखो, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ इन एनिमल बॉडी ऑल्सो हैव कंट्रोल डायरेक्शन टू ग्रोथ। एनिमल बॉडीज में कंट्रोल डायरेक्शन होता है। एग्जाम्पल ग्रोथ ऑफ आर्म एंड फिंगर्स। फॉर फास्ट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इंफॉर्मेशन मस्ट बी ट्रांसफर्ड वेरी क्विकली। इलेक्ट्रिकल impulses are an excellent means for this, but it's some limitations. अब देखो क्या दे रहा है, मोमेंट ड्यू टू ग्रोथ। कैसे ग्रोथ की तरह मूवमेंट, ग्रोथ के ऊपर मतलब कि मूवमेंट दिखाई देता है ना। दे रहा है यहाँ पर तेजी से रिस्पॉन्स पाने के लिए इंफॉर्मेशन बहुत फास्टली मूव होना चाहिए और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल impulses होना चाहिए, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस है। और वो क्या ना, यहां पर तेरा देखो, दे रीच ओनली द सेल्स हैविंग कनेक्शन विथ नर्वस टिश्यू। लिमिटेशंस क्या है, पहला ना, दे रीच ओनली द सेल्स दैट हैव कनेक्शन विथ द नर्वस टिश्यू। जहां जहां पर नर्वस टिश्यू है वहां पर ये पहुंचेंगे, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। Once an impulse is generated and transmitted, the cell will take some time to reset its mechanism to generate a new impulse. एक बार अगर इम्पल्स जनरेट हो गया और चला गया तो दोबारा से सेल को इम्पल्स बनाने के लिए कुछ टाइम लेता है वो। सो सेल कैन नॉट कंटिन्यूअसली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो सेल कंटिन्यूअसली इम्पल्स क्रिएट करके ब्रेन के पास ट्रांसमिट नहीं कर सकता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप मेरा ये वीडियो भी देख रहे हो, टीवी भी चला रहे हो और बाहर कोई गाना भी चल रहा है, तीनों साउंड एक साथ आपके दिमाग में आ रहा है, आपके पास आ रहा है, तो आप किसी भी चीज को प्रॉपर तरीके से सुन नहीं पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि आपकी जो सेल्स है वो एक बार में, एक ही बार में क्या करता है, इंपल्स जनरेट करके पहुंच जाता है। एक साथ 3-4 इंपल्स नहीं जनरेट कर सकता। तो ये कुछ लिमिटेशंस है। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, आपको बतानी है लिमिटेशंस क्या क्या है, तो आपको ये दोनों पॉइंट्स लिख देना है। सो मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूज केमिकल हार्मोन कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स को छोड़ते हुए ज्यादातर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं ना, केमिकल कम्युनिकेशन को अपना लेते हैं। देखो प्लांट्स की बात करेंगे, केमिकली कैसे अपनाता है ये। इन केमिकल कम्युनिकेशन स्टिमुलेटेड सेल्स रिलीज ए हार्मोन एंड इट डिफ्यूज अराउंड द ओरिजिनल सेल। पार्टिकुलर कुछ हार्मोन को रिलीज करते हैं और वो क्या करता है, आसपास की ओरिजिनल सेल के साथ वो डिफ्यूज हो जाता है। अदर सेल डिटेक्ट द हार्मोन यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल्स ऑन देयर सरफेस, देन दे रिकॉग्नाइज इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिट इट। जो मेन सेल होता है वो इन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है और फिर उसके आसपास के जो सेल्स होते हैं वो इस हार्मोन को, हार्मोन प्रोड्यूस हुआ है तो हार्मोन क्यों प्रोड्यूस हुआ है, एक पार्टिकुलर चीज के लिए प्रोड्यूस हुआ होता है हार्मोन। तो ये जो हार्मोन है वो क्यों प्रोड्यूस हुआ, आसपास के सेल उसको रिसीव करके उस मैसेज को पहुंचाते रहते हैं और आगे की तरफ वो मैसेज ट्रांसफर होता रहता है। जैसे यहाँ पर देखो कुछ हार्मोन्स की बात हो रही है, ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, 5 टाइप के हार्मोन्स है। इनको प्लांट हार्मोन कहा गया, ठीक है ना, क्योंकि प्लांट के पास कोई न्यूरॉन तो है नहीं जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पहुंचा सके। तो प्लांट क्या करता है, डिपेंडेंट होता है इन हार्मोन्स के ऊपर। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाएंगे। यहां पर दे रहा है, दिस इज स्लोअर प्रोसेस बट कैन रीच ऑल द सेल्स एंड कैन डन स्टेडिली एंड परसिस्टेंटली। ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। हार्मोनल मेथड क्या होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन ये सारे सेल के पास पहुंचता है और अच्छी तरह से सारे सेल कोऑर्डिनेट भी होते हैं।
Plant hormones can coordinate growth, development, response to the environment. They are synthesized at some places and diffused to the area of oxygen. जैसे यहाँ पर देखो, एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा, देखो डायग्राम देखो, समझ में आएगा आपको अच्छे से। डायग्राम में क्या दिया, जैसे ये प्लांट है, लाइट पड़ रहा है, सीधी तरफ से लाइट पड़ रहा है, तो प्लांट का ग्रोथ भी एकदम स्ट्रेट होगा, क्योंकि जहां पर लाइट पड़ता है, जैसे कि यहां पर देखो इधर की तरफ से बेंट हो रहा है, लाइट एक इस रास्ते से आ रहा है, तो जहां से लाइट आएगा उसके ऑपोजिट पार्ट में मतलब कि डार्कर एरिया में, जैसे कि ये जगह डार्क हो जाएगा ना, यहां पर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा बनेंगे, और ऑक्सीजन ज्यादा बनेगा तो क्या होगा, जहां ऑक्सीजन एक तरह का ग्रोथ हार्मोन होता है प्लांट्स के लिए, जहां ऑक्सीजन ज्यादा वहां सेल भी रैपिडली डिवाइड करेंगे, और जहां लाइट पड़ रहा है मतलब ये वाला पोर्शन जो होता है, यहां पर ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है, तो ये जगह क्या होगा, ऐसे यहां पर सेल ग्रोथ इतना नहीं होगा, जबकि इसके ऑपोजिट पार्ट में जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है वहां पर क्या होगा, सेल ग्रोथ ज्यादा होगा, सेल डिवीजन ज्यादा होगा, सेल डिवाइड ज्यादा करेगा, तो ये आसानी से इसे बेंट हो जाएगा लाइट की तरफ। Plant hormone can coordinate to growth, development and response to the environment. They are synthesized at some places and diffused to the area of oxygen. ये पर्टिकुलर जगह पर सिंथेसाइज होते हैं। ऑक्सीजन एक तरह का ग्रोथ हार्मोन है, और अगर हम बात करेंगे, ऑक्सीजन ग्रोथ हार्मोन है, जिबरेलिन भी ग्रोथ हार्मोन है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है, समझ लो अच्छे से। ऑक्सीजन सेल डिवीजन में ऑक्सीजन सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, ये जिबरेलिन भी सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है, एब्सिसिक एसिड ये सेल ग्रोथ को रोकता है, ऑपोजिट काम करता है ये, और एथिलीन ये क्या करता है ना, फ्रूट्स को राइपनिंग में हेल्प करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट में ये हेल्प करता है एथिलीन। ये 5 मेन फंक्शंस याद रख लेना। तो अब हमने कहा कि जो ऑक्सीजन होता है मेन ग्रोथ हार्मोन है, और ये प्लांट के किसी पार्ट में क्रिएट होगा और फिर सारे सेल को मैसेज पहुंचा देगा, और ऑक्सीजन की क्रिएशन की वजह से सेल डिवीजन में फास्ट होगा और धीरे धीरे प्लांट ग्रोथ करेगा इस तरह से। यहाँ पर देखो ग्रोथ प्रमोटर्स जो ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। ग्रोथ इनहिबिटर ग्रोथ को रोकता है कौन, एब्सिसिक एसिड। और एथिलीन का मैंने कह दिया क्या करता है, ये राइपनिंग में हेल्प करता है। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, इसको और अच्छे समझाया गया, देखो रेगुलेट ग्रोथ इन द प्लांट। ऑक्सीजन का काम क्या है, इट रेगुलेट ग्रोथ इन द प्लांट। व्हेन प्लांट डिटेक्ट लाइट, ऑक्सीजन सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप helps the cell grow longer. When light is coming from one side of the plant, oxygen diffuses towards the shady area of the shoot. Shady मतलब कि darker area of the shoot. As a result, cell on the shady show growth longer and thus plant bends towards the light. ये किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। जिबरेलिन की बात करेंगे, इट हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, स्टेम की ग्रोथ में ये हेल्प करता है। साइटोकाइनिन it promotes the cell division. They are mostly present in the area of rapid cell division such as fruits and the seeds. Abscisic acid inhibit the growth, causes wilting of the leaves. ग्रोथ को रोकता है, जिसकी वजह से जो प्लांट के जो लिप्स होता है, फ्रूट होता है, वो गिर जाते हैं। विल्टिंग ऑफ द लिप्स, पतझड़ होना कौन करता है, एब्सिसिक एसिड करता है, ABA कहते हैं इसे। अब आते हैं हार्मोन इन एनिमल्स। ये तो प्लांट हार्मोन की बात कर लिया हमने, क्योंकि प्लांट के पास कोई न्यूरॉन नहीं होता, कोई नर्व इंपल्स नहीं होता, तो जो भी कोऑर्डिनेशन होता है सिर्फ हार्मोन के थ्रू होता है। 5 हार्मोन की बात हमने किया। अब आते हैं एनिमल की बॉडी में हार्मोन्स कहाँ कहाँ और किस तरह से होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जहां से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं उनको एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा गया, एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है उन्हें। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कैन इंस्ट्रक्ट ओनली फ्यू टिश्यूज टू प्रिपेयर फॉर एन एक्टिविटी। जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है कुछ ही टिश्यू के पास पहुंचता है और उनको प्रिपेयर करता है। सो इन एनिमल्स दे हैव अनदर वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। इट इंक्लूड्स एंडोक्राइन ग्लैंड एंड द सेक्रेशन कॉल्ड हार्मोन्स दैट आर केमिकल सिग्नल्स। तो जहां से हार्मोन प्रोड्यूस होगा उनको
एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा गया। दे कैन रीच ऑल द सेल्स एंड प्रोवाइड वाइड रेंजिंग चेंजेस। एग्जाम्पल एड्रेनल ग्लैंड सीक्रेट एड्रेनालिन। और यहाँ पर देखोगे तो एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया देखो एग्जाम्पल डायग्राम, ये एनसीईआरटी डायग्राम है। मेल और फीमेल, मेल बॉडी के किस किस पार्ट से एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिसकी पीनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, थायमस, पैनक्रिएज, एड्रेनल, ओवरी, ये फीमेल बॉडी में है। मेल बॉडी में भी बहुत सारा कॉमन है और एक्सेप्ट यहाँ पर क्या अलग है ना, यहाँ पर अलग है आपका टेस्टिस। तो यहाँ पर एड्रेनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है एड्रेनालिन हार्मोन। और एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पर है? आपकी दोनों किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है एड्रेनल ग्लैंड। ऐसे जो येलो कलर के केप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इससे सीक्रेट होता है एड्रेनालिन हार्मोन। अब इनके फंक्शंस भी देखते देखो। एड्रेनालिन प्रिपेयर बॉडी टू कोप विथ इमरजेंसी सिचुएशन। एड्रेनालिन क्या करता है? बॉडी को प्रिपेयर करता है इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प करने के लिए। जैसे एग्जांपल, स्कारी एनिमल सच एज स्क्विरल प्रिपेयर टू फाइट और रन अवे। इट नीड्स मोर एनर्जी दो फाइटिंग एंड रनिंग आर डिफरेंट, बोथ हैव सम कॉमन प्रिपरेशंस। जैसे कि यहाँ पर डॉग आपका पीछा कर रहा है तो आपको तुरंत ही भागना पड़ता है। उस टाइम आपकी बॉडी में क्या होता है ना, एड्रेनलिन एक्टिव हो जाता है ज्यादा, तो आपकी बॉडी प्रिपेयर होता है भागने के लिए। ठीक है। ऑल्सो एड्रेनालिन सीक्रेटेड इनटू ब्लड एंड कैरिड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट एज रिजल्ट द फॉलोइंग इवेंट ऑकर। एड्रेनालिन प्रोड्यूस होगा एड्रेनल ग्लैंड से और फिर ब्लड के थ्रू वो ट्रैवल करेगा सारे बॉडी पार्ट में। इसकी वजह से क्या क्या होगा? पहला ना आपकी हार्ट बीट फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा? क्योंकि आपको दौड़ने के लिए ज़्यादा अमाउंट के एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो हार्ट बीट फास्ट होगा तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा क्वांटिटी में पहुंचेगा मसल सेल के पास। ब्लड टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन रिड्यूस्ड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन द ऑर्गन। डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन के पास जो ब्लड जाता है, ब्लड जो पहुंचता है ऑक्सीजन को लेके, वो रिड्यूस हो जाएगा, वहां पर ना जाके वो मसल के पास जाएगा ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम डाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ओके, तो उस टाइम क्या होगा ना, आपकी मसल के पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जाएगा, जिसके थ्रू मसल ज़्यादा क्या करेगा, एनर्जी प्रिपेयर करेगा मसल सेल। ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस, ऑब्वियसली हार्ट बीट फास्ट होगा तो ब्रीदिंग रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड द रिब मसल। ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है किसकी वजह से? एड्रेनालिन हार्मोन की सेक्रेशन की वजह से। इसको इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन भी कहा गया। और क्या कहते हैं? फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है इसे, फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है एड्रेनालिन को। These responses prepare the body to deal with the situation, fighting or running. और बाकी हार्मोन की बात करेंगे। The timing and amount of hormone release are regulated by feedback mechanism. अब देखो, डॉग आपका पीछा कर रहा है, आप दौड़ रहे हो, उस टाइम एड्रेनालिन सीक्रेट होगा और आपकी ये हार्ट बीट को बढ़ाएगा, एनर्जी ज़्यादा प्रिपेयर करेगा, आप ज़्यादा जोर जोर से सांस लोगे, है ना, ये सब हो गया। दूर तक भागने के बाद आपने पीछे देखा तो डॉग कहीं और चला गया है, तब आप रिलैक्स होते हो। रिलैक्स जैसे ही हुए आप, उस टाइम आपकी जो हार्मोन है जहाँ से सीक्रेट हुआ था, एड्रेनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, ये रुक जाएगा। अब आपको एड्रेनालिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो आपका इमरजेंसी था, सिचुएशन था, वो सॉल्व हो गया। अब हार्मोन का सीक्रेट होना बंद हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली होता है, इसको कहा गया फीडबैक मैकेनिज्म। क्लियर है? जैसे डॉग की बार्किंग साउंड सुना आपने, जैसे कि आपकी तरफ दौड़ के आ रहा है, तो एड्रेनालिन एक्टिव होता है, मैसेज चला गया ब्रेन के पास और ब्रेन ने ऑर्डर दिया इस एड्रेनल ग्लैंड को कि सीक्रेट करे वो एड्रेनालिन हार्मोन को। जैसे आप कुछ दूर भागने के बाद पीछे देखा डॉग नहीं है, तो आप रिलैक्स हो गए, शांत हो गए। उस टाइम सेम मैसेज ब्रेन के पास जाता है और ब्रेन ऑर्डर देता है कि अब हार्मोन का सिक्रेशन को बंद कर दो, तो बंद हो जाता है। इसको हमने कहा फीडबैक मैकेनिज्म। क्लियर है? इसका भी एक और एग्जांपल दिया गया है आपकी बुक में, और वो दिया गया है इंसुलिन के बारे में। जैसे कि बॉडी के अंदर ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है,
तो ये कौन डिटेक्ट करेगा ना, पैनक्रियाज के सेल उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। पैनक्रियाज के सेल डिटेक्ट करेंगे किससे ना, ब्लड में शुगर के लेवल को डिटेक्ट करते हैं। और अगर ज़्यादा हो गया तो ये प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन को। इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होगा, पैनक्रियाज से प्रोड्यूस होगा। इंसुलिन क्या करेगा ना, इंसुलिन ब्लड में मिक्सअप होगा और फिर जो शुगर होता है, जो सुक्रोज है, उसको तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, सुक्रोज को ये ब्रेक डाउन करेगा इंसुलिन, और धीरे धीरे ब्रेक डाउन करने पर क्या होगा, ब्लड में शुगर का लेवल डाउन हो गया, फॉल हो गया, तो ऑटोमेटिकली इंसुलिन सिक्रेशन बंद हो जाएगा। क्लियर है, ये भी एक तरह का फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जांपल है। मैंने आपका एड्रेनालिन का एग्जांपल देके दिया, यहाँ पर बुक में पैनक्रियाज का एग्जांपल दिया गया है। अब देखो कुछ और के बारे में देखते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन, उनके फंक्शंस। हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है? हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स। जो हमारा जो मास्टर ग्लैंड कहलाता है, कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं हम मास्टर ग्लैंड। ठीक है ना। और हाइपोथैलेमस को क्या कहा गया ना, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा गया इसे, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी में कहाँ से, किस पोर्शन से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होगा, वो कौन रेगुलेट करता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट करता है। और पिट्यूटरी को कौन रेगुलेट करता है ना, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज ग्रोथ हार्मोन। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है ना, ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपके में ग्रोथ शो होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे, स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ड्वार्फिज्म एंड गिगांटिज्म। बॉडी में ज्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होगा तो गिगांटिज्म दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखा दिया गया है। जैसे कि गिगांटिज्म सुल्तान कोसर करके 8 फीट एंड 1 इंच का हाइट है इसका। और ड्वार्फिज्म की बात करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करता है, इससे ड्वार्फिज्म बनते हैं, बोना जिसको कहते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड में ही ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होगा तो ड्वार्फिज्म दिखाई देगा, जिसका यहाँ पर एग्जांपल देखो कितना छोटा है ये। इसका नाम क्या है, ही पिंग पिंग, 2 फीट 5 इंच की है ये। नेक्स्ट और कुछ हार्मोन की बात हो रही, देखो यहाँ पर, जैसे कि थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर है, नाइट प्रेजेंट इन द थायराइड ग्लैंड आपके गले के पोर्शन में होता है, जो हार्मोन कौन सा सीक्रेट करेगा ना, थायरोक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। इट रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट मेटाबॉलिज्म फॉर बैलेंसिंग ग्रोथ। क्या रेगुलेट करेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को ब्रेक डाउन करेगा। अगर ब्लड में इनका परसेंटेज ज़्यादा है तो इनको ये मेंटेन करेगा और ग्रोथ में बैलेंस करेगा ये। आयोडीन एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन को प्रोड्यूस करने के लिए आयोडीन का रोल बहुत ज़्यादा होता है। आयोडाइज्ड सॉल्ट प्रोवाइड आयोडीन, और आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है ना, आयोडाइज्ड सॉल्ट से मिलता है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हुआ तो ये थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा। थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, तो ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स आपके इस गले में आके स्टोर हो जाएंगे और थायराइड आपका स्वेलअप हो जाएगा, जिसकी वजह से डिजीज होता है, जिसको हमने नाम दिया गोइट्री। इसको स्वोलन नेक भी कहा जाता है, गला सूज जाता है, फूल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थायरोक्सिन सूज जाता है, फूल जाता है ये। ओके, और ये जो मटेरियल्स है मोस्टली आपकी नेक रीजन में आके स्टोर हो जाते हैं। और आयोडीन रिच फूड क्या क्या है, पहले तो आपको सॉल्ट से ही मिल जाता है ऑटोमेटिकली, उसके साथ साथ योगर्ट मतलब दही में होता है, मोज़रेला, मिल्क, एग, सीवीड और क्रैनबेरीज, नेवी बीन्स एंड स्ट्रॉबेरी, इनमें होता है आयोडीन ज़्यादा क्वांटिटी में। नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की बात हो रही तो पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से क्या होता है, इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, जिसके बारे में हमने देखा। इसका मेन रोल क्या है, नेट रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल। बॉडी में ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करता है ये। डायबिटीज जिसको कहते हैं, शुगर लेवल बढ़ जाता है तो डायबिटीज हो जाता है ऑटोमेटिकली, है ना। तो इंसुलिन की इंजेक्शन लगाई जाती है उनको बाहर से बना के,
जबकि आपकी बॉडी में पैनक्रियाज ही प्रॉपरली अमाउंट का इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगा, दैट कॉजेज डायबिटीज, शुगर लेवल बढ़ जाता है बॉडी में। सच पेशेंट्स आर गिवन इंसुलिन इंजेक्शंस, उन पेशेंट्स को इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है। और इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ना पैनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है इंसुलिन। क्लियर है? आपका लास्ट स्लाइड आ गया। कुछ और हार्मोन की बात हो रही, देखो टेस्टिस। टेस्टिस प्रोड्यूस होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इट चेंज ड्यूरिंग पॉवर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे जो बदलाव आते हैं, जैसे मेल बॉडी में क्या होगा, मेल बॉडी में बॉडी हेयर आएगा, ठीक है ना, बॉडीली हेयर आएगा और बियर्ड ग्रो होगा, फेशियल हेयर आता है, ठीक है, और इसके साथ साथ प्यूबिक हेयर आएगा। ये सब आते हैं प्यूबर्टी में। डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन एंड बिहेवियर में भी चेंज होगा टेस्टोस्टेरोन की वजह से। सेम ओवरी इन फीमेल में होता है और हार्मोन कौन सा ना, एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। ये भी बदलाव लाता है प्यूबर्टी में, जैसे कि आपका ऑक्सिलरी हेयर और इंक्रीज द ब्रेस्ट साइज में डेवलप होता है और प्यूबिक पार्ट में हेयर ग्रो होता है। जबकि आपका प्यूबर्टी से पहले मेल बॉडी और फीमेल बॉडी में कोई अंतर नहीं था और प्यूबर्टी के बाद आपको ये डिफरेंसेस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इन हार्मोन्स की वजह से। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सेट्रा, ये सब किसके में हो रहा है ना, मेल और फीमेल बॉडी में हो रहा है। तो ये भी आपका क्या है, एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो हमने पढ़ा अभी टेस्टिस, ओवरीज के बारे में, हार्मोन्स के बारे में, पैनक्रियाज, और देन हमने देखा थायरोसिन के बारे में देखा, थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, और फिर आपका आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन और हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन। इतने हार्मोन्स के बारे में हमने अभी डिस्कस किया। इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट लगे, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़ना, कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, सिंपली मुझे पूछ सकते हो कभी भी। और क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनटेक्स्ट क्वेश्चन हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो, तो उनको अच्छे से पढ़ लेना। आई होप मेरा वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगा इस चैप्टर को और अच्छे समझने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो मेरा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, आई थिंक आपका हेरिडिटी है नेक्स्ट चैप्टर। उसमें हम करेंगे डिफरेंट टर्म्स को सॉल्व करेंगे, मेंडेलियन प्रिंसिपल को देखेंगे। और आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। जय जगन्नाथ।